बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस के ग्रेड 12 लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के 6th वीक का हिस्सा पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में जो हमसे स्टेप्स फेजेस रह गए थे SDLC के, उनको पढ़ेंगे। हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फेजेस थे, हमने लास्ट टाइम भी अपने लेक्चर में बयान किया था, डिस्कस किया था कि वो हमारे पास हैं टोटल 10। हमारे पास इन 10 फेजेस या स्टेप्स में से जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारे पास हमने टोटल पिछले लेक्चर में, पिछले वीक के लेक्चर में 6 पढ़े थे। यानी फर्स्ट 6 को हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, ये फेज़ हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह प्लानिंग फेज़, इसी तरह हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन। ये 6 स्टेप्स वो स्टेप्स हैं, वो फेजेस हैं जो हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीक में हम कर चुके हैं। जो मज़ीद 4 स्टेप्स फेजेस रह चुके हैं उनको आज इस वीक में हम कवर करेंगे। इस वीक में कवर होने वाले जो बाकी स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, वो हमारे पास इसमें सबसे पहला होगा कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग या वेरिफिकेशन, इसी तरह हमारे पास डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट में मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। इन 4 स्टेप्स को, फेजेस को हम इस वीक में लेक्चर में इंक्लूड करेंगे और इसको हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बाकी फेजेस में जो सबसे पहला आज इस वीक का फेज़ है, स्टेप है, वो है कोडिंग। ये फेज़ 7 है जो कि हमारे पास डिज़ाइन के बाद आता है। डिज़ाइन में हमने कहा था कि हम एल्गोरिथम बनाते हैं, उसके बाद उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी हम उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। डिज़ाइन फेज़ में हमें ये मालूम हो जाता है कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन को अब कन्वर्ट करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोडिंग हमारे पास असल में प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम। और इस फेज़ के दौरान हम उन तमाम प्लान्स को, डिज़ाइन फेज़ को एग्जीक्यूट करता है डेवलपर। एग्जीक्यूट करता है डेवलपर मींस कि उसको अभी कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग करेगा, जो कि असली चीज़ है, जो कि आगे सॉफ्टवेयर ही बनने जा रहा है। डेवलपर डेटाबेस और इन तमाम चीज़ों के कोड को जनरेट करता है, इसका एक एक्चुअल इंटरफेस बनाता है। वो एक्चुअल इंटरफेस असल में सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, इसकी कोडिंग कर रहे हैं हम, एल्गोरिथम से, फ्लो चार्ट से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसको हमेशा लिखा जाएगा किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमारे पास कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, लेकिन हम जो इस ICS के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे वो हमारे पास C++ है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे, हमारे पास इसके डिफरेंट डेटा को पढ़ेंगे, इन तमाम जितनी भी मेथड्स, प्रोसीजर, फंक्शंस भी इसमें यूज़ होते हैं, वो तमाम टॉपिक्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन इसके अलावा हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, हमें मालूम है कि C लैंग्वेज भी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, फोर्ट्रान है। ये सारी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जब हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हम इन्हीं लैंग्वेजेस में इसकी कोडिंग करते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर की शक्ल इख्तियार करता है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर की शक्ल इख्तियार करता है। हमारे पास इसकी एग्जांपल के जो पीछे हमने पढ़ी थी कि हम एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमने इसके एल्गोरिथम भी बनाया, उसका फ्लो चार्ट भी बनाया। इसी तरह हम उसकी कोडिंग कैसे करेंगे,
एक छोटी सी उसकी जो है ना एक छोटे से प्रोग्राम की शक्ल में यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमारे पास आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो एग्जाम्पल है कोडिंग की, ये वही एग्जाम्पल है जिसके हमने एल्गोरिथम, जिसके हमने फ्लो चार्ट बनाया, उसको आगे कन्वर्ट कर दिया हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे कि हमारे पास प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसके लिखने के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो इंग्लिश लाइक हैं, इसी तरह से साथ डिफरेंट सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट साइंस हैं, और इसको एक ख़ास स्ट्रक्चर के ज़रिए बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को हम आगे जाके पढ़ेंगे ज़रूर। ये C++ का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conaio.h से लेकर आखिर में कर्ली ब्रेसेस क्लोज तक ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें बताया जाता है कि सबसे पहले आप इंटर परसेंट मार्क्स इंटर करते हैं, वो मार्क्स PER पर में चले जाते हैं। उसी पर पे आप कंडीशन लगाते हैं कि पर अगर ग्रेटर है इक्वल है 40 के तो सी आउट मीन्स यानी प्रिंट कर दो पास, अदरवाइज प्रिंट कर दो फेल। ये वो एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कोडिंग की गई है उस एल्गोरिथम, उस फ्लो चार्ट की, जिसको हमने पिछले कहीं फेजेस से एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ तक हो जाती है कोडिंग। कोडिंग मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। हमारे पास जो C++ है जिसको हम इस सेकेंड ईयर में ग्रेड 12 में पढ़ेंगे, C++ को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जावा, C, विजुअल बेसिक, C#, बहुत सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। किसी भी लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने से पहले उसके पूरे स्ट्रक्चर और उसके पूरे डेटा टाइप्स और उसके पूरे फंक्शनैलिटी सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कैसे लिखा जाता है प्रोग्राम। रूल्स, रेगुलेशन, सिंटैक्स को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन बन सकती है कि ये प्रोग्राम कैसे बना है, कैसे काम कर रहा है, कैसे कोडिंग हुई हुई है, लेकिन आगे जाके जब हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस में मौजूद है टेस्टिंग वेरिफिकेशन। फेज 8 टेस्टिंग वेरिफिकेशन का स्टेज है जिसमें हम टेस्ट करते हैं। इस फेज के दौरान तमाम एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस सिस्टम के, वो देखे जाते हैं कि आया वो सारे फंक्शन सही परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहा। इन तमाम की एग्जीक्यूशन की जाती है हर मॉड्यूल की। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, उसके हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं, हर मॉड्यूल का अपना काम। जैसे मैं कह देता हूँ कि एक कैलकुलेटर बनाना है, एक कैलकुलेटर में एडिशन का अपना एक मॉड्यूल बना दिया, सब्ट्रैक्शन का अपना बना दिया, डिवीजन का अपना बना दिया, लॉग का अपना बना दिया। अब ये सारे मॉड्यूल्स को फिर चेक किया जाता है कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनको डेटा दिया जाता है, उस डेटा पे ये सही वैल्यू डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ये टेस्टिंग कहलाती है। और इसी में पता लगता है एरर्स का, फाइंड करते हैं एरर्स, टेस्टिंग में फाइंड होते हैं एरर्स। उस एरर्स को नॉर्मली हम कहते हैं बग्स। कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज में उसे कहा जाता है बग्स। प्रोग्रामिंग मॉड्यूल जितने भी होते हैं उसमें बग्स फाइंड किए जाते हैं, फिर उसकी करेक्शन की जाती है और बार बार उसको टेस्ट किया जाता है ताकि वो बिल्कुल सही आउटपुट दे। ये फेज हमारे पास कहलाता है टेस्टिंग वेरिफिकेशन का। ये बहुत ज़रूरी फेज है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी मॉड्यूल में अगर कोई एरर आता है और हम वो डिलीवर कर दें बगैर टेस्ट किए या एक दो दफ़ा टेस्ट किए हुए, कुछ डेटा पे टेस्ट किए हुए, तो हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने बना के दिया है वो कस्टमर को पसंद इसलिए नहीं आएगा कि उसको एरर दिया जाएगा, उसको एरर मिलेंगे, उसमें वो मुख्तलिफ डेटा दे सकता है, मुख्तलिफ कंडीशन में यूज़ कर सकता है, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को सही तरीके से टेस्टिंग नहीं की गई, इसलिए वो कामयाब नहीं होता। इसके बाद हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फेज 9 है जो कि डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, जितने भी हमने उसमें फंक्शनैलिटीज़ बनाई, जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया, अब वो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। मिसाल के तौर पे हमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया ATM मशीन के लिए, अब उस हार्डवेयर में हम उसको लगा रहे हैं। इसी तरह हमने अगर लेट्स सपोज
एक सिस्टम बना लिया और आप उसको एक स्कूल में लगाने जा रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन। अब वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वहां पर। हमारे पास एसडीएलसी में फेज 9 में जो डिप्लॉयमेंट है या इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमारे पास उसमें चंद चीजें हैं जो कि मेन एक्टिविटीज कहलाती हैं। इसी डिप्लॉयमेंट के दौरान जो मेन एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास सबसे पहले कि हम इंस्टॉलेशन करें और एक्टिवेशन करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर हम वहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे डिफरेंट लाइसेंस कीज़ और डिफरेंट कीज़ के ज़रिए, या हार्डवेयर है उसको भी एक्टिव करेंगे। ये सबसे पहली एक्टिविटी है। इसी तरह हमारे पास बाज़ जगहों पे यूज़र्स कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते, कंप्यूटर उनको चलाना नहीं आता, या वो उस सॉफ्टवेयर को नहीं समझ सकते। उस सॉफ्टवेयर पे, उस सिस्टम पे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है उन लोगों को। ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे यूज़र्स, उनको मालूम, उनको ट्रेनिंग, ये उस कंपनी के ज़िम्मे है। एसडीएलसी में ये हिस्सा आता है कि उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसको उनके जो है ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हों कि वो इसको ईजिली यूज़ कर सकें। इसके बाद जो है वो है कन्वर्जन का प्रोसेस। जब आपने इंस्टॉलेशन भी कर दी, हार्डवेयर की एक्टिवेशन भी कर दी, इंस्टॉलेशन भी कर दी, इसी तरह आपने उनके यूज़र्स को भी ट्रेन कर दिया, अब बारी आती है कि वो सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर उस जगह पे, उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा। हो सकता है वहाँ पे पुराना सिस्टम चल रहा हो, उस पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये कन्वर्जन प्रोसेस कहलाता है। ये हमारे पास कन्वर्जन प्रोसेस कहलाता है। इस कन्वर्जन प्रोसेस में हमारे पास नॉर्मली 4 तरीके हैं। एसडीएलसी में हमारे पास 4 तरीके बताए जाते हैं कि आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास वो मेथड्स, डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन के जो मेथड्स हैं, वो हमारे पास कि हम कैसे उसको पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कि हम उसके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। उसके मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो है वो है कि पुराने सिस्टम को मुकम्मल तौर पे हटा दिया जाए और नया सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए और उसी को शुरू कर दिया। यानी आपके पास जो पुराना सिस्टम चल रहा था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन सिस्टम पहले क्या था, हाथ से बाय हैंड बनाते हो सारा रिजल्ट बाय हैंड से। अब जैसे ही हमने नया सिस्टम बनवा लिया, अब वो नया सिस्टम डायरेक्ट आ गया और पुराने सिस्टम को उठा के साइड पे कर दिया। अब कोई भी नहीं बना रहा, कोई शख्स, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर इसको बाय हैंड नहीं कर रहा, कंप्यूटर से कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर से। ये है हमारे पास डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। यानी हमारे पास जो पुराना सिस्टम था, पुराना सॉफ्टवेयर था या पुराना सिस्टम था, वो मुकम्मल तौर पे साइड पे हो जाए और नया सिस्टम पूरी जगह घेर ले और उसी पे काम चले। इसको कहते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड हमारे पास आता है पैरेलल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें दोनों सिस्टम पैरेलली चल रहे होते हैं, पुराना वाला सिस्टम और नया वाला। हमारे पास बाज़ जगहों में नए वाले सिस्टम में मुख्तलिफ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, मुख्तलिफ मसाइल पेश आ सकते हैं, मुख्तलिफ खामियाँ हो सकती हैं नए सिस्टम में। उससे निपटने के लिए दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हों। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं अटेंडेंस का सिस्टम है, किसी ऑफिस में अटेंडेंस पहले रजिस्टर पे हुआ करता था, अब लेट्स सपोज वो बायोमेट्रिक है। अब बाज़ जगहों पे बायोमेट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसके साथ पुराना सिस्टम जो कि रजिस्टर पे बाय हैंड अटेंडेंस थी वो भी चल रहा होगा। इस तरह अगर किसी दिन मसला आ जाता है अटेंडेंस का, तो उसी दिन की अटेंडेंस ज़ाया नहीं होती। अगर सिर्फ नया चल रहा होता, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में चल रहा होता, तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता, पुराना सिस्टम हटा दिया, नया आ गया, किसी की अटेंडेंस लग ही नहीं रही, उस दिन वाली उसकी एब्सेंट शो होगी। लेकिन अगर रजिस्टर है तो वो रजिस्टर पे भी लगाएगा और साथ में
नए सिस्टम पे बायोमेट्रिक पे भी करेगा। इस तरह उसके उस दिन की अटेंडेंस ज़ाया नहीं होगी। अगर किसी दिन प्रॉब्लम कर रहा है नया सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, तो उस दिन उसको चेक किया जा सकेगा और वो मसला उसका, वो जो प्रॉब्लम है उस सिस्टम में, उसको करेक्ट किया जा सकता होगा। यही फ़ायदा है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन मेथड का। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास फेज्ड। हमारे पास फेज्ड में पुराना सिस्टम जो होगा, पुराना तरीक़ाकार जो होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा और नया सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इन होगा। और आखिरकार यानी कुछ फीचर्स नए के, कुछ पुराने के, कुछ नए के, कुछ पुराने के, इस तरह करते करते मुकम्मल फीचर्स नए सिस्टम के आ जाएंगे और पुराने वाला जो सिस्टम होगा वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इसके कहते हैं फेज्ड इन फेज्ड आउट, यानी बहुत ही स्लो, बहुत ही आराम से, आहिस्ता आहिस्ता से डेली रूटीन में, मंथली रूटीन में आपका जो नया सिस्टम है उसका हर दूसरे दिन नया फीचर यूज़ करने को मिल रहा है और पुराने वाले का एक फीचर साइड करता जा रहा है। इस तरह के हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन को कहा जाता है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन मेथड। लास्ट जो है हमारे पास, जिसको हमारे पायलट मेथड कहते हैं, पायलट मेथड। अब इस मेथड में हमारे पास क्या होता है, इस मेथड में हम कुछ यूज़र्स नए सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि मिसाल के तौर पे 10 बंदे हैं किसी ऑफिस में, वो 10 इस नए सिस्टम 10 में से 5 या 4 या 6 कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ यूज़र्स नए सिस्टम को यूज़ करते हैं और जब वो नए सिस्टम को सीख जाते हैं और ये भी जान जाते हैं कि नए सिस्टम का अफादियत क्या है, फ़ायदे क्या हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं, और वो समझ जाएं कि ये सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम है, ये बहुत अच्छा है और मुतमईन हो जाएं, तो फिर पूरे का पूरा वही सिस्टम इंस्टॉल कर लिया जाता है और बाकी जो रह जाते हैं यूज़र्स वो भी उसी नए सिस्टम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ यूज़र्स आते हैं शुरू में और बाद में इस पूरे के पूरे सिस्टम को, नए सिस्टम को सारे के सारे एम्प्लॉयज़, सारे के सारे यूज़र्स अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी सिस्टम पे चलते हैं। हमारे पास हमने डिप्लॉयमेंट में जो डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन में हमने जो कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी कि वो ज़रूरी हैं, जिनमें से 3 एक्टिविटीज़ थी, इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसी तरह कुछ लोगों को ट्रेन करने की और इसी तरह लास्ट में कन्वर्जन। हमारे पास हमने फिर उसके मेथड्स पढ़े कि कैसे हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। 4 मेथड्स, इस 4 में से डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड और पायलट। पायलट इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है आजकल, मुख्तलिफ ऑफिसेज में, मुख्तलिफ जगहों पे पायलट जो इम्प्लीमेंटेशन मेथड है वो ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसी तरह पैरेलल और फेज्ड को भी। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे नुक्स होने की वजह से कि हो सकता है कि हमारा नया सिस्टम में कोई नुक्स हो और पुराना सिस्टम बिल्कुल हम ख़त्म कर दें, डिस्कार्ड कर दें, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत सारी चीज़ों का ज़ाया होना नज़र आएगा। ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के, डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन के कुछ मेथड्स हैं। इसके बाद हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में SDLC में जो लास्ट फेज़ है, फेज़ 10, वो है मेंटेनेंस या सपोर्ट। याद रखें, यहाँ तक तो हमारे पास पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। 9th स्टेज तक हमने इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट भी कर लिया। 10th, अब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई, काम शुरू हो गया वहाँ पे, लेकिन याद रखें जब सॉफ्टवेयर बन गया है तो उसकी मेंटेनेंस भी है और उसकी सपोर्ट भी है। SDLC सिस्टम लास्ट फेज में एक्सप्लेन करता है कि कैसे आप उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट को देखेंगे। ऑन गोइंग प्रोसेसेस हो रहे होते हैं मेंटेनेंस। मिसाल के तौर पे कोई डेटा एंटर कर रहा है, प्रॉब्लम आ सकती है, अब इसकी मेंटेनेंस के लिए SDLC कह रहा है कि इसकी मेंटेनेंस करनी है। इसी तरह इसकी मॉनिटरिंग, मिसाल के तौर पे कि उसकी परफॉर्मेंस, उस सिस्टम की परफॉर्मेंस कहीं लो तो नहीं हो रही, उस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस लो तो नहीं हो रही डे बाय डे। पहले 10 यूज़र का डेटा था तो वो फास्ट थी,
100 का आया तो स्लो हुई, 1000 का आया तो बिल्कुल बहुत स्लो हुई, और 10,000 पे वो बिल्कुल स्लो बैठ गई। अब ये मेंटेनेंस का काम कंपनी करती है। सो हमारे पास इन मॉडिफिकेशंस और यूज़र की जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन हो सकता है। आज वो विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहा था, कल को वो विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हो, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। तो अगर वो सॉफ्टवेयर जो एक्सपी पे चल रहा था वही सॉफ्टवेयर विंडो 10 पे नहीं चल रहा, तो इसकी सपोर्ट के लिए, इसको कंपेटेबल बनाने के लिए सिस्टम लाजमी कंपनी इसकी ज़िम्मेवार होगी, और वो इसकी मेंटेनेंस भी करेगी, और इसी तरह उसकी सारी की सारी जो है ना सपोर्ट भी करेगी। हमारे पास मॉडिफिकेशन अगर आइडेंटिफाई हो जाएं तो फिर से प्लानिंग फेज़ में एंटर हुआ जाता है, और फिर से एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाया जाता है ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री डिज़ायर्ड रिजल्ट दे सके। और हमारे पास ये मेंटेनेंस को हम कह सकते हैं कि ये रिपेयरिंग भी है, मॉडिफिकेशन भी है, और आप कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ इन्हांसमेंट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं सिस्टम, तो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। मेंटेनेंस और सपोर्ट कंपनी करती है ताकि कस्टमर को वक्त के साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं वो साथ में कंपनी उसको ऑफ़र करती जाए, उसकी मेंटेनेंस और सपोर्ट को साथ साथ करती जाए ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड है। यहाँ तक हमारे पास टोटल 10 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, और हमने इन 10 स्टेप्स को अगर हम एक समराइज तरीके से बयान करें, एक खुलासा अगर हम इसका बयान करें, तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल SDLC के फेजेस थे 10, जिसमें डिफाइनिंग फेज़ था, जिसमें हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, प्लानिंग फेज़ था जिसमें सारा प्लान बनाया जाता है, और उस पूरी प्लानिंग में देखा जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है, रिसोर्सेज चेक की जाती हैं, डेडलाइन देखी जाती है, कितने अरसे में काम किया जाता है। इसी तरह फिर उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी थी जिसमें इकोनॉमिक, टेक्निकल फिजिबिलिटी, स्पिरिचुअल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ये सारी देखी जाते हैं कि हमारे पास ये हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, जो प्रपोज सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, ये आया टेक्निकली भी आसान रहेगा, सहूलत मिलेगी, इसी तरह ऑपरेशनली भी ये आसान रहेगा या नहीं रहेगा। इन सारी चीज़ों को इकोनॉमिकली, खर्च वाइज ये कितना रहेगा, चीप होगा या कॉस्टली होगा। फिर उसके बाद हमने एनालिसिस पढ़ा जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन को आंसर किया गया कि क्या ये सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर पे चल सकता है, क्या हमारे मौजूदा बजट में ये बन सकता है, क्या हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ये सॉफ्टवेयर चले, ये काम करे, ये प्रपोज सोल्यूशन चले। इसी तरह हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं। डिज़ाइन में हमारे पास फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम था कि एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ algorithm is called a flow chart. Algorithm itself is the step by step procedure to solve a problem. हम वहाँ पे पूरे का पूरा किसी फ्लो चार्ट को देखते साथ ही समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कैसे चल रही थी और कैसे हल हुई, और हल होने के बाद डिज़ाइन रिज़ल्ट क्या आता है। इसी तरह कोडिंग में हमने इस वीक में पढ़ा कि हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब उस फ्लो चार्ट या उस एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया जाता है तो ये कोडिंग कहलाती है, और ये हमेशा किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। उसके बाद हमने टेस्टिंग वेरिफिकेशन पढ़ा कि हम जब सिस्टम बना लेते हैं तो हम टेस्ट करते हैं कि वो काम सही करेगा या नहीं करेगा। इसको हम टेस्टिंग वेरिफिकेशन कहते हैं, जिसमें डिफरेंट बग्स या एरर्स जिसको आप कह सकते हैं आते हैं, और उनको फिर से ठीक किया जाता है ताकि टेस्टिंग बार बार हो, और जब तक सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे एरर्स, बग्स सॉल्व ना हो जाएं और डिज़ायर्ड रिजल्ट ना दें। उसके बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन थी, जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन के 4 मेथड्स पढ़े। उन 4 मेथड्स में हमने डायरेक्ट, इसी तरह फेज़, पैरेलल और पायलट मेथड पढ़े। और लास्ट में हमारे पास मेंटेनेंस सपोर्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि मेंटेनेंस सपोर्ट भी SDLC का हिस्सा है, कि हम उस सॉफ्टवेयर को जो बन चुका है और इम्प्लीमेंट हो चुका है और वर्किंग हालत में है, उसको दिन ब दिन या वक्त के साथ साथ जो नए कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हैं, मुतालबात हैं,
जो ज़रूरतें हैं उस सॉफ्टवेयर के हवाले से वो भी पूरी की जाए। यह हमारे पास आज के इस लेक्चर का और पूरे SDLC का ख़ुलासा था। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 2 का बाकी हिस्सा रह चुका है वो कवर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो ICB का चैनल आप जहाँ से ये वीडियोस देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो के साथ आपको इत्तला दी जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।